धन्यवाद पद्मेश जी। विश्वरंग यूके 2020 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि मुझे इस खंड का संचालन करने का सौभाग्य और आप सबसे जुड़ने का अवसर मिला। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अर्चना पैनुली जी को। अर्चना जी प्रतिष्ठित लेखिका हैं जो कि केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा पद्म भूषण, डॉक्टर मुटूरी सत्यनारायण पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार जैसे कई शीर्ष पुरस्कारों से सम्मानित हैं। उनके उपन्यास जैसे परिवर्तन, वेयर डू आई बिलोंग, पॉल की तीर्थ यात्रा बहुचर्चित रहे हैं और वो वर्तमान में डेनमार्क के इंटरनेशनल स्कूल में अध्यापिका हैं। वे आज उषा राजे सक्सेना जी के लेखन, उनके साहित्य पर चर्चा करेंगी। उषा राजे जी ब्रिटेन वासी प्रतिष्ठित एवं पुरस्कृत लेखिका हैं। उन्होंने भारतवंशी साहित्य को मिट्टी की सुगंध पुस्तक में संपादित कर और ब्रिटेन में हिंदी नामक पुस्तक लिखकर हिंदी साहित्य के इतिहास को लेखनीबद्ध किया। विभिन्न भाषाओं में अनुदित उनकी रचनाएं विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित हैं तथा उनके साहित्य पे कई शोध भी हो चुके हैं। तो अर्चना जी, आपका स्वागत है। नमस्कार मित्रों, यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि विश्वरंग भोपाल भारत का एक नया अध्याय यूके में इस संगोष्ठी के माध्यम से आरंभ कर रहा है, जिसे वातायन की संस्थापक दिव्या माथुर, डॉक्टर पद्मेश गुप्त, सहयोगी संस्थाएं यूके हिंदी समिति और वैश्विक हिंदी परिवार जूम पर आयोजित कर रहा है। पद्मेश गुप्त, दिव्या माथुर, मीरा कौशिक के साथ अनिल जोशी एवं सांसद सदस्य वीरेंद्र जी, आप सब इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि अर्चना पैनुली ने अपने वक्तव्य में कहा, वस्तुतः विश्व में हिंदी भाषा साहित्य का परचम लहराने का कार्य पिछले दशकों में पद्मेश और मैंने उस समय किया जब लोगों के मन में हिंदी के प्रति हीन भाव था। यह हमारा जुनून था कि हमने पश्चिमी हवा के विरुद्ध हिंदी भाषा साहित्य को जनमानस में स्थान दिलवाने का सार्थक प्रयास किया और यूके हिंदी समिति और पुरवाई के माध्यम से उसे सफल किया। मेरी पुस्तक मिट्टी की सुगंध 1999 और ब्रिटेन में हिंदी 2004 की वे पहली पुस्तकें हैं जिसके माध्यम से ब्रिटिश हिंदी लेखकों का प्रवेश सामूहिक रूप से भारत के हिंदी साहित्य में हुआ। पद्मेश जी, आपके प्रति विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कि आप जैसे प्रतिभाशाली और कर्मठ मित्र का साथ मुझे मिला। मैं पद्मेश, जो मेरे पुत्रवत हैं, और डॉक्टर अनिल जोशी, उपाध्यक्ष हिंदी संस्थान, को उनकी प्रतिभा परख, गहन दृष्टि और कार्यशैली के लिए नमन करती हूँ। भारत और ब्रिटेन के लेखकों, पाठकों, आयोजकों, श्रोताओं ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया और आज इस संगोष्ठी में आकर मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। हार्दिक आभार अर्चना पैनुली और पद्मेश का, जिन्होंने मेरे व्यक्तित्व और कृतित्व का मूल्यांकन कर मुझे धन्य किया। अंत में यूके हिंदी समिति और वातायन का यह कारवां सफलतापूर्वक यूं ही चलता रहे, आगे बढ़ता रहे। नई पीढ़ी को शुभाशीष और हमजोली लेखकों को नमन करते हुए यूके हिंदी समिति और पुरवाई के उन स्वर्गीय लेखकों डॉक्टर सत्येंद्र श्रीवास्तव, गौतम सचदेव, प्राण शर्मा और पुष्पा भार्गव को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, जो यूके हिंदी साहित्य जगत के नींव के पत्थर हैं। एक बार फिर वातायन के साथियों, दिव्या जी, पद्मेश जी, अनिल जी, प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं डेनमार्क से अर्चना पैनुली। हिंदी कथा साहित्य की स्थापित और जानी मानी कहानीकार उषा राजे सक्सेना का व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों मुझे प्रभावित करते हैं। उषा जी ने कई विधाओं में काम किया है, काव्य, गद्य और संपादन। हिंदी प्रचार प्रसार और लेखन के लिए वे कई सम्मानीय संस्थाओं से सम्मानित भी हो चुकी हैं। उनके खाते में अभी तक 4 कहानी संग्रह, 4 कविता संग्रह, 3 संपादित संकलन और 1 इतिहास निबंध ब्रिटेन में हिंदी, यानी कुल मिलाकर 12 से 15 कहानियाँ पुस्तकें उषा जी प्रकाशित कर चुकी हैं। और ब्रिटेन में हिंदी उनका जो इतिहास निबंध था
वो बहुत प्रचलित हुआ। उनके समग्र साहित्य पर कहना तो संभव नहीं है एक सेशन में, तो मैं उषा जी की 2 चुनिंदा कहानियों पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। सामयिक प्रकाशन से प्रकाशित उषा जी के कहानी संग्रह वह रात और अन्य कहानियों में चकाचौंध प्रॉमिस लैंड ब्रिटेन का स्याह पक्ष है। ब्रिटेन का नैतिक अनैतिक यथार्थ चित्रित हुआ है। ब्रिटेन के मूल निवासी और यूरोपीय देशों से उखड़ कर आए इमिग्रेंट्स के सामाजिक जीवन की जद्दोजहद और संघर्ष के अनुभव हैं। संकलन में कुल 10 कहानियां हैं जो कि दर्शाते हैं कि केवल शिक्षित व करिश्मा व्यक्तित्व के लोग ही विदेश प्रवासी नहीं होते। अनपढ़ खान खलियान में काम करने वाला मजदूर वर्ग भी विदेशों में प्रवासित होता है। लोग शरणार्थी बनकर भी जाते हैं और अवैध घुसपैठिए जिन्हें हम इलीगल इमिग्रेंट्स कहते हैं वो भी विदेशों में प्रवासित होते हैं। सभी के अपने अपने संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, गम व दुख है। जो बात इन कहानियों से उभर कर आती है वो यह है कि मनुष्य चाहे कितने ही संपन्नशाली देश में रहे मगर सुख की गारंटी कहीं भी नहीं है। इस संकलन की शीर्षक कहानी वह रात बहुत ही संवेदनशील कहानी है। रोंगटे भी खड़े करती है। अंजला 4 अबोध बच्चों की माँ, विधवा है। अपनी रोजी कमाने के लिए वो जिस्म फरोशी का धंधा करती है। रोज रात वह घर से निकल जाती है अपने बच्चों को घर में छोड़कर, और पौ फटने पर बच्चों के उठने से पहले ही वो घर लौट आती है। बच्चे बड़े ही अजीबोगरीब परिस्थितियों में पल रहे हैं। दूसरे नंबर का जो बेटा है 9 वर्षीय मार्क, उसका नाम मार्क है, तो उसके वो कहानी का नायक है। उसके जो है परिप्रेक्ष्य से ये कहानी बयां की गई है। एक रात उनकी माँ अपने धंधे से घर नहीं लौट पाती, तो 2 जो बड़े बच्चे हैं, जो एनीटा बड़ी बहन है और 9 वर्ष का जो मार्क है, वो रात के अंधेरे में अपनी माँ को खोजने के लिए बाहर निकल जाते हैं। और बस स्टॉप पर निरीह से बच्चे बैठे हैं। हर आती जाती वो बस को देख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अब उनकी माँ उतरती है किसी बस से, अब उनकी माँ किसी बस से उतरती है। मगर माँ किसी भी बस से नहीं उतरती। अब उन 2 बच्चों का आप देखिए उनकी मानसिकता वो मानसिकता से गुजर रहे, किस द्वंद से गुजर रहे हैं कि उन बच्चों को अपनी माँ की भी चिंता है और उन बच्चों को 2 अपनी जुड़वा छोटी बहनों का भी फिक्र है जो घर में गहरी नींद में सोई हुई है। तो उनको अंततः अपनी माँ नहीं मिलती और वो निराश घर लौटकर आ जाते हैं। और मगर अगली सुबह उन्हें अपने घर के पास पुलिस सायरन की आवाज़ आती है। पुलिस को उनके घर के पास से माँ अंजाला का शव मिलता है। तो कहानी में जो घर का बिखरा रूप, रात में बाहर घना कुहासा और उसमें घूमते अपनी माँ की तलाश में घूमते 2 मासूम बच्चे, पुलिस की कार्यवाही, बच्चों के जीवन की व्यथा, उनका बालपन, उनकी लाचारी, उनका निरीहपन, सभी कुछ बहुत ही प्रभावशाली और मार्मिक ढंग से चित्रित है। यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि उषा जी में सूक्ष्म अवलोकन शक्ति है। मानव व्यवहार, मानव मन की हर धड़कन को पकड़ने की क्षमता है। उनकी रचनाओं में नैतिकता का कोई मुखौटा नहीं है। मनुष्य अपने मूल रूप में जैसा है वह वैसा ही चित्रित है। भारत से विदेश को ललचाई नज़रों से देखने वालों का मोह भंग भी करती है इस संकलन की कहानियाँ। कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने, नदी पार घास हरी दिखती है पर हमेशा वैसी नहीं होती। वो सब इन कहानियों से चित्रित होता है। अब मैं दूसरी कहानी का जिक्र करूँगी। अभी हाल में मैंने उषा जी की एक कहानी रुके कदम यूँ आगे बढ़े पढ़ी। रुके कदम यूँ आगे बढ़े। इस कहानी में पूर्व और पश्चिम का एक खूबसूरत समन्वय है। इस कहानी में उषा जी ने नवंबर 2019 में भोपाल में हुए विश्व रंग कला महोत्सव का दृश्य उठाया है।
कहानी की शुरुआत भोपाल के पलास होटल से होती है, जहां स्वारंगी अभी अभी इंग्लैंड से पहुंची है उस महोत्सव में भाग लेने के लिए। और कुछ देर बाद वहां उनका भतीजा आदित्य, जो कि भोपाल में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा, वहां उनसे मिलने के लिए धमक जाता है। तो स्वरांगी अपने भतीजे से पूछती कि भाई तुझे कैसे मालूम कि मैं भोपाल आ रही हूँ, मैंने तो कहा किसी रिश्तेदार को बताया ही नहीं। तो देखिए आदित्य क्या कहता है। वो कह रहा है, हिंदी का अखबार बिना चैन नहीं पड़ता बुआ जी, इसलिए आपके आने की खबर मिल गई। पूरे छात्रावास में हिंदी का अखबार सिर्फ मेरे कमरे में आता है। मजाक भी मेरा खूब उड़ता है बिहारी बाबू का। तो उषा जी ने यहाँ उन भारतीयों पर गहरा कटाक्ष किया है जो हिंदी पढ़ने से कतराते हैं और अंग्रेजी पढ़ने में अपना बड़प्पन समझते हैं। इस कहानी में आदित्य के साथ भोपाल में, क्योंकि आदित्य मूलतः बिहार का है, और भोपाल में जो मेडिकल कॉलेज में उसके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, स्वारंगी उसकी तुलना खुद के साथ इंग्लैंड में हुए रेसिज्म और सामाजिक अपमान से करती है। भतीजा आदित्य भारत अपने ही देश में रेसिज्म नस्ल भेद झेल रहा है। लोग उसका यूपी का भैया बिहारी बाबू कहकर उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। वह अपनी बुआ से कहता भी है, बुआ जी आप तो लंदन चली गई, यहाँ की सांप्रदायिकता, ईर्ष्या द्वेष और छोटी सोच से आपको निजात मिल गई। तो बुआ स्वारंगी कहती है, ठहर ठहर, तुझे क्या पता कि तेरी बुआ ने लंदन में जातिवादी और भेदभाव वाली दुनिया में कैसे कैसे दंश झेले हैं, कैसे कैसे पापड़ बेले हैं। इस कहानी पर मैंने आलोचक सरोजिनी नोटियाल की प्रतिक्रिया भी पढ़ी, कहीं मैंने पढ़ी उनकी ये प्रतिक्रिया कि इस कहानी में त्वचा के रंग को लेकर परिवार और समाज की सोच और प्रतिक्रिया किसी के व्यक्तित्व को कितना कुंठाग्रस्त कर देती है, इसकी मनोसामाजिक पड़ताल करते हुए कहानीकार उषा राजे सक्सेना मन मस्तिष्क को परेशान करने वाले वातावरण से पाठकों का साक्षात्कार कराती है। देश में क्षेत्रवाद और जातिवाद योग्यता पर हावी है, तो विदेश में नस्ल भेद, रंग भेद के अतिरिक्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि व्यक्ति को पग पग पर जलील करने का इंतजाम किए हुए हैं। मैं ये कहूँगी कि उषा राजे के साहित्य में वैश्विक चेतना का स्पंदन है, तो भारतीय मन की संवेदना भी निहित है। स्वदेश विदेश की दो समानांतर धाराओं में उषा जी टकराहट और मिलन दोनों देखती है, दोनों से अभिभूत होती है, जो उनके लेखन में निकल कर आता है। उनके लेखन में भारतीय जीवन मूल्यों और पश्चिमी सभ्यता और सांस्कृतिक समन्वय को गहराई से वो चित्रित करती है। उषा जी की कहानियाँ केवल मनोरंजन ही नहीं करती, बल्कि चिंतन और विश्लेषण भी करने को मजबूर करती है। जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण व्यापक करती है, साथ ही हमें अपने कई पूर्वाग्रहों से मुक्त करने का सामर्थ्य भी रखती है। अंत में मैं यही कहूँगी कि उषा जी को इतने सुंदर, सारगर्भित और उत्कृष्ट लेखन के लिए मेरी हार्दिक बधाई, धन्यवाद और उनकी भावी रचनाओं के लिए शुभकामनाएं। मैं वातायन टीम के प्रति भी अपना आभार प्रकट करती हूँ कि वो अपने वातायन मंच से वो कई साहित्य को पाठकों के सम्मुख ला रहे हैं, दर्शकों के सम्मुख ला रहे हैं। तो वातायन टीम को भी मेरा कोटि कोटि धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद अर्चना जी, उषा जी के साहित्य के इस सुंदर विवरण के लिए। आगे बढ़ते हुए हमारे अगले साहित्यकार के लेखन के बारे में चर्चा करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अनिल शर्मा जोशी जी एवं तितिक्षा शाह जी को। अनिल जी केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल आगरा के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने गृह मंत्रालय एवं विदेश मंत्रालय भारत सरकार के उच्चाधिकारी के रूप में ब्रिटेन तथा फिजी में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार एवं विकास के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियां प्राप्त की। उन्होंने केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग आदि संस्थाओं में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हिंदी की लगभग सभी विधाओं में आपने लेखन भी किया है, जिनमें मोर्चे पर, नींद कहाँ है जैसी उल्लेखनीय पुस्तकें शामिल हैं। बहुप्रतिभाशाली तितिक्षा शाह कृति यूके की संस्थापिका तथा महासचिव, प्रस्तोता और फैशन डिजाइनर हैं।
जिनकी रुचि समसामयिक कविता लिखने में भी है। वे गुजराती, मराठी, कोंकणी आदि भाषाओं की व्याख्याता और एक लंबे समय से भारतीय भाषाओं और संस्कृति के प्रचार और प्रसार में सक्रिय रही हैं। हिंदी संस्थान से पुरस्कृत तितिक्षा विश्व हिंदी सम्मेलन 1999 से भी जुड़ी। अनिल जी व तितिक्षा जी आज जिस साहित्यकार के बारे में चर्चा करेंगे, वो हैं दिव्या माथुर। दिव्या जी वातायन की संस्थापक और रॉयल सोसाइटी की फेलो और साथ ही पुरस्कृत एवं प्रतिष्ठित लेखिका भी हैं। उनके 7 कविता और 6 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं एवं उनका उपन्यास शाम भर बातें दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल है। उन्हें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 2 बार आमंत्रित किया गया और दिव्या जी का लंदन के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में अपूर्व योगदान रहा है। आर्ट्स काउंसिल ऑफ इंग्लैंड से सम्मानित दिव्या जी के लेखन पर अनन्य शोध भी हो चुके हैं। मैं अनिल जी और तितिक्षा जी से अनुरोध करूंगी कि वे आएं और हमें दिव्या जी के साहित्य के बारे में बताएं। 90 के दशक में आदरणीय लक्ष्मीमल सिंघवी जी उच्चायुक्त होकर ब्रिटेन में आए। उनके आने से हिंदी के विकास का एक रचनात्मक माहौल बना और लेखकों की एक पौध उभर कर आई, जिसमें दिव्या माथुर, डॉक्टर पद्मेश गुप्त, उषा राजे सक्सेना, निखिल कौशिक, शैल अग्रवाल जैसे कई लेखक थे। उनमें एक प्रमुख नाम दिव्या माथुर का था। मैं वर्ष 2000 में ब्रिटेन में हिंदी और संस्कृति अधिकारी के रूप में आया। मेरे सामने ही वर्ष 2000 में उनके पहले कहानी संग्रह आक्रोश का लोकार्पण नेहरू सेंटर में हुआ। आक्रोश कहानी संग्रह की भूमिका कमलेश्वर जी ने लिखी थी। उसमें उन्होंने लिखा कि ये एक तिरस्कृत और प्रताड़ित महिला का आक्रोश। दिव्या माथुर ने उन तिरस्कृत और प्रताड़ित महिलाओं की जिजीविषा को अभिव्यक्ति दी थी और इन कहानियों में भारत में स्त्री की दारुण स्थिति और उसके मध्यम वर्गीय जीवन की सुरंग जैसी नियति दिखाई देती है। इस संग्रह की कुछ कहानियां जैसे सांप और सीढ़ी और प्रेयसी इस बात का प्रतीक थी कि दिव्या माथुर में एक कहानीकार के रूप में असीम संभावनाएं हैं, जिसका उल्लेख कमलेश्वर जी ने अपनी भूमिका में किया था। दिव्या माथुर जी ने कुछ कविता संग्रह भी उनके प्रकाशित हैं, जैसे अंतर सलिला, 11 सितंबर। ये उनको उनके मन की अति संवेदनशीलता और कोमल भावनाओं को अभिव्यक्त देते हैं, हमें बताते हैं कि वे एक कितनी संवेदनशील लेखिका है। परंतु दिव्या माथुर जी का विशेष काम रहा कहानी के क्षेत्र। उन्होंने न केवल ब्रिटेन में, उन्होंने न केवल प्रवासी साहित्य में, बल्कि भारत के मुख्य धारा साहित्य में भी उन्होंने एक बड़ा प्रमुख अपना स्थान बनाया। 2009 से 13-14 का काल उनके लिए काफी रचनात्मक दृष्टि से महत्व का काल रहा। उनके कई कहानी संग्रह आए, जैसे पंगा तथा अन्य कहानियां, hindi@swag.com, मेड इन इंडिया, 2050 और अन्य कहानियां। ये एक रचनात्मकता की दृष्टि से उनके लिए बड़ा उर्वर काल था और उनकी जो कहानियां थी वो पूरे देश भर में और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर उन्होंने अपनी एक विशेष जगह बनाई। और 2015 में उनका एक उपन्यास प्रकाशित हुआ, शाम भर बातें। यह उपन्यास प्रवासी जीवन की एक मुकम्मल तस्वीर प्रस्तुत करता था। पवन वर्मा उनकी कहानियों के बारे में कहते हैं कि वे एक साथ भागीदार भी हैं और दृष्टा भी। किसी कहानीकार के लिए भूमिका बड़ी कठिन होती है कि जब उसकी संवेदना पर एक तरफ तो निरंतर प्रहार हो रहे हैं और दूसरी तरफ से हम अपेक्षा करते हैं कि वह निर्मम होकर घटनाओं का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करे और उसको प्रस्तुत करे। परंतु दिव्या माथुर ने इस दायित्व का बखूबी निर्वाह किया। उनकी कहानियों की अगर प्रमुख विशेषताओं की बात की जाए तो स्त्री विमर्श की कहानीकार के रूप में भी वे जानी जाती है। परंतु उनके स्त्री विमर्श की अभिव्यक्ति का स्वरूप निरंतर परिवर्तनशील है। अब वह पहले की तरह आक्रोश भर नहीं है। अब उसमें जीवन को समग्र रूप से, गहरे रूप से जानने
और समाज के ताने बाने से जुड़कर उसको विश्लेषण करने की संवेदनपूर्ण समझ है। यह परिष्कार लेखक की विकास यात्रा का प्रतिबिंब है। दिव्या एक लेखिका के रूप में दूसरा महत्वपूर्ण योगदान उनका यह है कि वे प्रवासी जीवन की एक ऐसी प्रामाणिक तस्वीर पेश करती हैं जो अन्य साहित्यकारों के यहाँ दुर्लभ है, क्योंकि बाकी लोगों को संभवतः जीवन का उस विस्तार में अनुभव नहीं। नेहरू केंद्र के कार्यक्रम अधिकारी के रूप में दुनिया के शीर्षस्थ लेखकों कलाकारों से संपर्क में आने और निरंतर अपने अनुभव और ज्ञान में वृद्धि करने से उनकी लेखन की रेंज में बहुत विस्तार। एक विशेष बात यह है कि उन्होंने ब्रिटेन के निम्न वर्ग के भारतीयों पर काफी कुछ लिखा। उन्होंने अश्वेत व्यक्तियों पर लिखा, भारतीय महिलाओं की स्थितियों और विडंबनाओं को गहरे से समझा और उन्हें आवाज दी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उनकी कहानी पंगा को नया ज्ञानोदय द्वारा सदी की श्रेष्ठ 50 कहानियों में चुना गया। यह लेखक की बड़ी उपलब्धि है। भारतीय, एशियाई और अफ्रीकी समाज का जो चित्रण, जो व्यथा कथा, जो संघर्ष, जो आशा अपेक्षाएं दिव्या जी की कहानियों में मिलती हैं, वह दुर्लभ है। ये कहा जा सकता है कि प्रवासी जगत के सबल्टन समाज की सबसे प्रामाणिक तस्वीर दिव्या माथुर की कहानियों में दिखाई देती है। उनकी लोकप्रियता और सफलता का एक बहुत बड़ा कारण उनकी कहानियों का रोचक और जीवंत होना है। ऐसा लगता है कि जिन पात्रों की वो बात कर रहे हैं उनसे उनका गहरा परिचय है। वह उनके जीवन के कोणों और विभिन्न परिस्थितियों में उनकी प्रतिक्रियाओं से अवगत है, क्योंकि उन्होंने स्वयं वह जीवन जिया है। और जब वह बड़ी रोचकता के साथ उन्हीं की भाषा में बात करती हैं, तो जैसा कई आलोचकों का मत है कि हम उनकी कहानियों को पढ़ते नहीं हैं, देखते हैं। मैंने उनके उपन्यास शाम भर बातें को एक दृश्यात्मक उपन्यास माना है। ऐसा लगता है जैसे कोई ऑस्कर की फिल्म देख रहे हो। उन चित्रों में एक लय है। जब वो एक प्रवासी समाज की बात करती हैं तो इस समाज के रंग और गंध विचित्र हैं। उन लोगों के जीवन की महत्वाकांक्षाएं, कुंठाएं, अतृप्त इच्छाएं, जीवन शैली, व्यक्तिगत सामाजिक सरोकार, सबकी जीवंत अभिव्यक्ति दिव्या माथुर करती है। उनके पात्र अपनी अपनी भारत के प्रदेशों की भारत भाषाएं बोलते हैं। वह अपने पात्रों को मानक हिंदी बोलने के लिए मजबूर नहीं करती, क्योंकि व्यक्तिगत जीवन में वे वैसा ही बोलते हैं। दिव्या माथुर हमारे समय की अहम लेखिका और कहानीकार है। प्रवासी साहित्य की शीर्ष लेखिकाओं में से प्रवासी समाज के जीवंत अभिव्यक्ति के सबसे प्रामाणिक दस्तावेज अगर आपको पढ़ने हो तो आपको दिव्या माथुर को पढ़ना पड़ेगा। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं उनकी रचना यात्रा से गहरा जुड़ा रहा हूँ। मैं इस अवसर पर उनके लेखन के लिए उनका अभिनंदन करता हूँ और उनको बहुत बहुत अपनी रचना यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं विश्व रंग के मंच से अपनी प्रिय लेखिका दिव्या माथुर जी के संपादकीय क्षमता पर अपनी बात रख रही हूँ। पद्म भूषण डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण पुरस्कार से सम्मानित प्रतिष्ठित लेखिका, अनुवादक, नाटककार और वातायन यूके की संस्थापिका दिव्या माथुर एक बहुआयामी व्यक्तित्व है, जिनकी प्रतिभा से पाठक अनजान तो नहीं पर पूरी तरह से परिचित भी नहीं है। उनकी मुख्य विशेषताओं में एक है उनकी संपादकीय प्रतिभा। प्रथम, उनके विषय में कुछ बताना भी आवश्यक है। भारतीय उच्चायोग लंदन के फ्रेडरिक पिनकॉट पुरस्कार से सम्मानित, वातायन यूके की संस्थापक, रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स की फेलो, लंदन में आयोजित अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन 2000 की सांस्कृतिक उपाध्यक्ष, यूके हिंदी समिति की उपाध्यक्ष और कथा यूके की अध्यक्ष रह चुकी दिव्या माथुर आर्ट्स काउंसिल ऑफ इंग्लैंड द्वारा सम्मानित है। उनका नाम 21वीं सदी के प्रेरणात्मक महिलाएं, कन्फेशंस टू अ सीरियल वुमनाइजर और एशियंस हुज हू में भी सम्मिलित है। दिव्या की प्रकाशित पुस्तकें हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रावीण्य पाठ्यक्रम में शामिल उनका उपन्यास शाम भर बातें और 7 कहानी संग्रह, 7 कविता संग्रह, बाल कविता संग्रह, 5 बाल पुस्तकों का काव्यानुवाद, नेशनल फिल्म थिएटर के लिए सत्यजीत रे की फिल्म रेट्रो
और बीबीसी द्वारा निर्मित कैंसर पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री आपके नाटकों फ्यूचर परफेक्ट, ठेठ ठेठ एवं ठुल्ला के लब का सफल मंचन हो चुका है। दूरदर्शन ने आपकी कहानी सांप सीढ़ी पर भी एक टेलीफिल्म बनाई है। नेहरू केंद्र लंदन और भारतीय उच्चायोग में वरिष्ठ अधिकारी के रूप में उन्होंने अपने को सदा नेपथ्य में रखा और दूसरों को आगे बढ़ाया। मीडियोकर मानकर जिन लेखकों और कलाकारों की अवहेलना कर दी जाती है, उन्हें गुमनामी में खोने नहीं दिया। उनमें से कुछ आज सफल आर्टिस्ट है, लेखक भी है। यही एक बड़ा कारण रहा उनकी संपादकीय गतिविधियों के पीछे भी। नई प्रतिभाओं को मंच देने के लिए उन्होंने 2003 में वातायन की स्थापना की। वातायन से जुड़े लेखक अपनी रचनाओं को प्रकाशित हुआ देखना चाहते थे और नए लेखकों को, जैसा सभी जानते हैं, संपादक और प्रकाशक दोनों ही घास नहीं डालते। तो ऐसे व्यथित प्रवासी लेखकों को प्रकाशित करने का बीड़ा दिव्या ने उठाया, अनुवाद किए और करवाए। दिव्या अपना लिखना पढ़ना छोड़कर संपादन जैसे थैंकलेस काम में जुट गई। तो शुरुआत हुई विदेश में बसी भारतीय महिलाओं की कहानियों के अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद के, जो ओडिसी 1 और ओडिसी 2 के रूप में प्रकाशित हुई। आमुख लिखा रुखसाना अहमद ने, अनीता देसाई, मेहरुनिसा परवेज, प्रतिभा रॉय, उषा प्रियवन्ना, डॉक्टर सुषम बेदी और नमोनीता देव सेन जैसे प्रतिष्ठित लेखिकाओं के साथ उन्होंने नई और उभरती हुई प्रवासी लेखिकाओं को भी स्थान दिया। साथ ही साथ 2 खंडों में प्रवासी कवियों की रचनाएं तनाव के रूप में सामने आई। उसके बाद आई आशा, ट्रांसलेटेड स्टोरीज बाय इंडियन वुमेन राइटिंग इन इंडिया इन हिंदी इन द यूके। जुर्बानो गिफोर्ड ने आमुख लिखा और इसमें शामिल थी मन्नू भंडारी, शिवानी, मृदुल गर्ग, मेहरुनिसा परवेज, अलका सारायोगी, चित्रा मुदगल, मृदुला सिन्हा, प्रतिभा रे, सुधा चोपड़ा, सुनीता जैन आदि। सौभाग्यवश आर्ट काउंसिल द्वारा उन्हें 2 पुस्तकों के संपादन के लिए फंडिंग मिली, तो प्रकाशित हुए 2 और संग्रह, देसी गर्ल्स शॉर्ट स्टोरीज बाय इंडियन वुमेन सेटल्ड अब्रॉड, जिसकी प्रस्तावना लिखी लेडी मोहिनी नून ने, और नेटिव सेंस प्रवासी भारतीय कवियों की रचनाएं। 2014 में रिलीज हुआ प्रवासी गीतों का एक एल्बम वतन की खुशबू, प्रवासी गीतकारों की रचनाओं को सुप्रसिद्ध गायिका राधिका चोपड़ा ने संगीतबद्ध किया और गाया भी। दिव्या के इस अद्भुत योगदान की वजह से न केवल जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल द्वारा आयोजित एक सत्र द देसी डायस्पोरा में, बल्कि आर्ट्स रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में आयोजित फेस्टिवल में भी उन्हें इनर लाइफ ऑफ ट्रांसलेशंस के संयोजन के लिए भी आमंत्रित किया, जिसमें उनके साथ थी रक्षांदन जलील, के सतीचानंदन और जेरी पिंटो एंड गिलियन राइट। कैंसर से जूझते हुए भी वह एक संग्रह के संपादन में लगी रही। एक सफर साथ साथ प्रवासी लेखिकाओं की कहानियां, जिसका लोकार्पण 2018 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हुआ। इसकी प्रस्तावनाएं लिखी सोएस लंदन विश्वविद्यालय की प्रोफेसर फ्रांचेस्का ओर्सिनी और हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष अनिल शर्मा जोशी जी ने। प्रवासी साहित्य की यात्रा में एक विशिष्ट उपलब्धि है ये, क्योंकि इसमें शामिल है ब्रिटेन, यूरोप, अमेरिका, स्कैंडिनेविया, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात एवं चीन की 22 प्रतिनिधि हिंदी लेखिकाएं। दिव्या जी यूं ही निरंतर काम करती रहे, लिखती रहे, यही शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार अनिल जी, तितिक्षा जी। चलिए अब आगे बढ़ते हुए सुनते हैं ब्रिटेन के एक और प्रतिष्ठित एवं सम्मानित लेखक के बारे में, तेजेंद्र शर्मा जी। तेजेंद्र जी लेखक होने के साथ साथ नाटककार, पुरवाई के संपादक, इंदु शर्मा मेमोरियल ट्रस्ट के संस्थापक तथा कथा यूके के सचिव भी हैं। उनके प्रकाशित लेखन में शामिल है काला सागर, देह की कीमत, ये घर तुम्हारा है और ऐसे कई उच्च कोटि के कहानी एवं कविता संग्रह।
कई भाषाओं में अनुदित उनकी रचनाओं के बड़े पैमाने पर शोध भी हो चुके हैं। तेजेंद्र जी के साहित्य पर चर्चा करेंगे पीयूष द्विवेदी जी, जो कि मूलतः यूपी के देवरिया जिले के निवासी हैं तथा चर्चित युवा लेखक एवं समीक्षक। देश के सभी प्रमुख अखबारों में राजनीति, समाज, साहित्य से संबंधित विषयों पर उनके आलेख प्रकाशित हैं और प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में 50 से भी अधिक पुस्तक समीक्षाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। हिंदी की अग्रणी वेबसाइट प्रवक्ता.com द्वारा उन्हें अटल पत्रकारिता सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। तो पीयूष जी, आपका स्वागत है। नमस्कार मित्रों, विश्वरंग भोपाल आजकल पूरे विश्व में साहित्य से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। मैं मित्र संतोष चौबे और उनकी पूरी टीम का अभिवादन करता हूं। और खुशी की बात यह है कि ब्रिटेन में भाई पद्मेश गुप्त इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। मैं इसमें शामिल होकर खुशी महसूस करता हूं। इस कार्यक्रम में मेरे साहित्य पर बोलने की जिम्मेदारी युवा पत्रकार साहित्यकार पीयूष कुमार द्विवेदी ने ली और मेरे साहित्य पर अपनी बात रखी। मैं अपने अनुज पीयूष को धन्यवाद भी कहता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में उनकी लेखनी और ज़्यादा प्रगति करेगी और सफल होगी। आप सबको शुभकामनाएं और धन्यवाद। नमस्कार, मैं पीयूष द्विवेदी। आज मैं हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार और हमारे समय के महत्वपूर्ण कथाकार तेजेंद्र शर्मा की लेखन पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ। 1980 में तेजेंद्र शर्मा की पहली कहानी प्रतिबिंब का प्रकाशन हुआ था। तब से आज तक 4 दशक गुजर चुके हैं और इन 4 दशकों में तेजेंद्र शर्मा की सृजन यात्रा विकास के नवीन सोपानों को गढ़ते हुए आगे बढ़ी है। आज तेजेंद्र शर्मा हिंदी कथा साहित्य में उस मुकाम पर है कि हिंदी कथा साहित्य की कोई भी चर्चा उनके बिना पूरी नहीं होती। हिंदी का प्रवासी कथा साहित्य तो जैसे उनके ही कंधों पर टिका हुआ है। तेजेंद्र शर्मा की कहानियों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे ये लगती है कि वे अपनी कहानियों के विषयों के प्रति बेहद ईमानदार रचनाकार हैं। उन्होंने वही लिखा है जो स्वाभाविक रूप से उनसे सध सका। किसी योजना या विवाद की लालसा में किया गया लेखन हमें उनके यहाँ नहीं मिलता। तेजेंद्र शर्मा की कहानियों को पाठकों एवं आलोचकों दोनों से समान महत्व मिलने के पीछे कहीं न कहीं उनकी विषयगत विविधता एक बड़ा कारण है। तेजेंद्र शर्मा की कहानियों में बहुत से ऐसे विषय आए हैं जो हिंदी कथा साहित्य के लिए एकदम नए और अनूठे हैं। कब्र का मुनाफा कहानी को ले लीजिए। यह एक ऐसी कहानी है जिसका विषय और कथानक भारतीय पाठकों की कल्पना से परे होने जैसा है। कहानी की शुरुआत में ही आने वाले कब्र की बुकिंग के प्रसंग से किसी भी भारतीय पाठक का चकित हो जाना स्वाभाविक है। खलील और नजम कब्र की बुकिंग करते हैं ताकि मरने के बाद उन्हें शान शौकत के साथ दफनाया जा सके और उनकी कब्रें भी पूरी तरह से आलीशान रहें, जिससे वे थकान भरे जीवन के बाद आराम से रह सके। इस दौरान शिया मुसलमानों के लिए रिजर्व कब्रिस्तान की चर्चा के जरिए मुस्लिम समुदाय में मौजूद ऊंच नीच के भेदभाव की विषय को भी लेखक ने हल्के से छू लिया है। इसी तरह विमान सेवा में मिले अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने प्लेन क्रैश पर आधारित काला सागर जैसी कहानी की भी रचना की है, जो कि इस विषय पर हिंदी की संभवतः पहली कहानी है। एयर हॉस्टेस को लेकर के उन्होंने उड़ान जैसी कहानी भी लिखी है। ऐसे ही कोख का किराया, पासपोर्ट का रंग, डिबरी टाइट जैसी तमाम अलग अलग विषयों और परिवेश पर आधारित कहानियां तेजेंद्र शर्मा की विषयगत विशिष्टता की ही द्योतक हैं। इस क्रम में देखा जाए तो तेजेंद्र शर्मा की कहानियों में उपस्थित विषयों के 3 स्रोत प्रतीत होते हैं। पहला, जो अनुभव उन्हें अपने व्यक्तिगत जीवन में मिले उस पर उन्होंने लिखा। दूसरा, जो उनके आसपास घटी
घटनाएं थी उस पर उन्होंने लिखा, और तीसरा सुदूर घटी किसी घटना को सुनकर संवेदित हुए तो उस पर लिखा। इन 3 स्रोतों से प्राप्त विषय सामग्री से पुष्ट होकर तेजेंद्र शर्मा की कहानियों ने आकार लिया है। विचार करें तो जीवन अनुभवों पर रचना करना एक ऐसा कर्म है जो एक ही साथ सरल और कठिन दोनों है। सरल इस रूप में कि कहानीकार को विषय के बारे में सब कुछ भली भांति पता होता है, इसलिए उसके लिए लिखना आसान रहता है। वहीं कठिन इस मायने में है कि सब पहलुओं से अवगत रहने के कारण उन सबको कहानी में ढाल देने की चाह चुनौती की शक्ल लेकर लेखक के सामने खड़ी हो जाती है, और ऐसे में इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहानी कहीं यथार्थ का कोरा कथन बनकर न रह जाए। लेकिन तेजेंद्र शर्मा के कथा कौशल की दाद देनी पड़ेगी कि अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों पर अनेक कहानियां लिखने के बावजूद वे इस समस्या से बचे रहे हैं और अपनी कहानियों को भी बचाने में कामयाब रहे हैं। यूं तो इस संबंध में उनकी कई कहानियां उल्लेखनीय हैं, लेकिन मैं यहाँ कैंसर कहानी की चर्चा करूंगा, क्योंकि इस कहानी में घटित त्रासदी को तेजेंद्र शर्मा अपने व्यक्तिगत जीवन में उसके कटुतम स्वरूप में भोग चुके हैं। लेकिन बावजूद इसके इस कहानी में कहीं वे भावुकता का शिकार नहीं होते, बल्कि एक सजग कथाकार की तरह विषय पर पकड़ बनाए रखते हुए समाज को संदेश देने वाली गंभीर कहानी की रचना करते हैं। स्व की व्यथा का सामाजिक विसंगतियों की कथा में तार्किक निरूपण हमें इस कहानी में मिलता है, जो कि तेजेंद्र शर्मा के समर्थ कथा कौशल और सूक्ष्म दृष्टि को ही दर्शाता है। ऐसे ही उनकी एक और कहानी महत्वपूर्ण कही जा सकती है, देह की कीमत। भारत और जापान इन 2 देशों के बीच घूमती इस कहानी में तेजेंद्र शर्मा ने न केवल अर्थ संचालित पारिवारिक संबंधों के खोखलेपन को उघाड़ा है, बल्कि अपनी अयोग्यता के भार में दबे भारतीय समाज के एक तबके के विदेशी कमाई के आकर्षण में जिस प्रकार विदेश जाने की स्थिति को भी बखूबी दर्शाया है। यह कहानी उन्होंने कैसे लिखी? तो विमान में मिले उनके एक मित्र ने उन्हें 3 लाइन की एक घटना सुनाई थी, जिस पर उन्होंने सामाजिक यथार्थ को उकेरने वाली ऐसी मर्मस्पर्शी और भावनात्मक गहराई से पगी कहानी लिख दी। यह दिखाता है कि उनमें संवेदना की सूक्ष्म दृष्टि किस स्तर तक है। तेजेंद्र शर्मा के लेखन की एक विशेषता यह भी है कि उन्होंने जोखिम भरे विषयों को उठाने का भी साहस दिखाया है। बाबरी ध्वंस जैसी अति संवेदनशील घटना के वैश्विक प्रभाव को लेकर उन्होंने चरमराहट जैसी कहानी लिखी है। कुछ कल्पना और कुछ देखी सुनी चीजों के मिश्रण से तैयार इस कहानी की सबसे खास बात यह है कि पाठक को अंत तक कहीं भी हिंदू मुस्लिम से संबंधित विषयों को लेकर लेखक का कोई झुकाव पकड़ में नहीं आता। तेजेंद्र शर्मा ने यह कहानी भारत से दूर बैठकर लिखी है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि भारत में रहकर इस घटना को करीब से देखने वाले लेखकों के पास भी इस तरह की कोई कहानी नहीं है। हिंदी लेखकों में मुस्लिम पात्रों को लेकर बहुत रुझान नहीं दिखता। भारतीय लेखकों के लेखन में जिस प्रकार से हिंदू पात्र आते हैं, मुसलमान पात्र नहीं आते, मगर तेजेंद्र शर्मा इस मामले में भी अलग नजर आते हैं। मुसलमान पात्रों को लेकर तेजेंद्र शर्मा ने तरकीब, दीवार में रास्ता, होमलेस, संदिग्ध आदि कई कहानियां लिखी हैं। उनकी कहानियों में मुसलमान पात्र भी वैसे ही आते हैं जैसे अन्य धर्मों के पात्र। यह चरित्र चित्रण के प्रति तेजेंद्र शर्मा की ईमानदारी को ही दर्शाता है। सेक्स का विषय भी तेजेंद्र शर्मा की कहानियों में मिलता है और प्रायः यह स्त्रियों की एक दमित इच्छा के रूप में सामने आया है। तेजेंद्र शर्मा की कहानियों की स्त्री अपनी शारीरिक इच्छाओं के प्रति उदासीन नहीं है। वो संभोग को उसके वास्तविक अर्थ में प्राप्त करना चाहती है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर सुख मिले। इसके लिए वो नैतिकता और मर्यादा के खांचे को तोड़ने में भी नहीं हिचकती। उदाहरण के तौर पर पराई औरतों में उलझे पति के सुख को तरसती तरकीब की समीना हो या प्यार क्या यही है कहानी की अपने से 15 वर्ष छोटे युवक को भोगने वाली पूजा हो,
या अभिशप्त कहानी में रोज पति के बिना सो पाने में असमर्थ, निशा हो, अथवा सबसे बढ़कर पति द्वारा शारीरिक सुख न मिलने की स्थिति में घर में घुसे चोर के साथ संबंध में पड़ जाने वाली कल फिर आना की रीमा हो। ये सभी स्त्रियां अपने शारीरिक सुख के प्रति अत्यंत सचेत और आग्रही हैं। तेजेंद्र शर्मा की कहानियों में सेक्स तो है, लेकिन वो कहानी के जरूरी हिस्से की तरह है, तमाम लेखकों द्वारा क्षणिक लोकप्रियता के लिए चित्रित की जाने वाली पोर्नोग्राफी की तरह नहीं है। तेजेंद्र की कहानियां संभोग की जरूरत और उससे पूर्व की सामाजिक मानसिक परिस्थितियों की जटिलता को विषय बनाती हैं, संभोग दृश्यों के चित्रण में नहीं डूबती। ये प्रमुख कारण है कि ये कहानियां अपने विषय के साथ न्याय करने में सफल है। कुल मिलाकर तेजेंद्र शर्मा की कहानियां एक मित्रवत अध्यापक की तरह है, जो पाठकों से बोलते बतियाते हुए उनकी जानकारी भी बढ़ाती हैं। यही कारण है कि तेजेंद्र शर्मा की कहानियों को पढ़ने के बाद एक पाठक के रूप में यह महसूस होता है कि आपने कुछ नया जाना है और भीतर से कुछ अधिक समृद्ध हुए हैं। मुझे यहाँ तेजेंद्र शर्मा की कहानियों पर बोलने के लिए कहा गया है और उनकी पहचान एक कथाकार के रूप में ही है, लेकिन उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं और उन पर बात किए बिना मैं समझता हूं कि मेरी बात पूरी नहीं होगी। उनका नवीनतम कविता संग्रह टेम्स नदी के तट से हाल ही में आया है। वे अपनी कविताओं को एक कहानीकार की कविताएं कहते हुए शायद यह भाव जताते हैं कि इनसे एक कवि की रचना जैसी उम्मीद न की जाए। मैं समझता हूं कि ऐसा कहना तेजेंद्र जी की विनम्रता है, क्योंकि इन कविताओं को पढ़ते हुए हमें इनमें कई तथाकथित कवियों की कविताओं से कहीं अधिक शिल्प का सद्भाव और भावों की गहराई नजर आती है। यह एक कहानीकार की कविताएं भले हों, मगर इनमें कच्चापन कतई नहीं है। अंत में यही कहूंगा कि तेजेंद्र शर्मा का सृजन संसार बहुत वृहद और व्यापक है, जबकि मेरी समझ का दायरा बहुत कम है। अतः उनकी कहानियों की पूरी थाह ले पाना मेरे लिए किसी हाल में संभव नहीं है। जो और जितना मैंने उनकी कहानियों के बारे में बताया है, वे उससे बहुत आगे की चीज हैं। यही कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए मैं एक बार फिर आमंत्रित करना चाहूंगी केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल आगरा के उपाध्यक्ष अनिल शर्मा जोशी जी को, जो कि मोहन राणा जी की कविताओं पर रोशनी डालेंगे। कवि आलोचक नंदकिशोर आचार्य के अनुसार हिंदी कविता की नई पीढ़ी में मोहन राणा की कविता अपने उल्लेखनीय वैशिष्ट्य के कारण अलग से ही पहचानी जाती रही है। उनकी कविता यह जानती है कि विचार करने और कविता के विचार करने में क्या फर्क है। उनके लिए काव्य रचना की प्रक्रिया अपने आप में एक स्वायत्त विचार प्रक्रिया भी है। तो अनिल जी कृपया आएं और मोहन राणा जी की कविताओं से हमारा परिचय कराएं। मैं विश्वरंग के यूके आयोजन में उपस्थित पास और सुदूर सभी को नमस्कार करता हूं और आयोजकों का मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं विशेषकर अनिल जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मेरी कविताओं के बारे में एक संक्षिप्त व्याख्यान देने की सहमति प्रकट की। एक बार फिर मैं सबको धन्यवाद देता हूं और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं। नमस्कार। मोहन राणा ब्रिटेन में बसे भारतीय मूल के हिंदी कवि हैं और बाथ के निवासी हैं। उनकी कविताओं के बारे में कहा जाता है कि उनकी कविताओं में जीवन के सूक्ष्म अनुभव महसूस किए जा सकते हैं। बाजार संस्कृति के विरोध में भी उनकी सोच कविताओं में सामने उभर कर आती है। उनकी कविताएं स्थितियों पर तात्कालिक प्रतिक्रिया मात्र नहीं होती हैं। वे पहले अपने भीतर के कवि और कविता के विषय में एक तटस्थ दूरी पैदा कर लेते हैं और फिर होता है
सशक्त भावनाओं का नैसर्गिक विस्फोट। उनकी कविता पढ़कर महसूस होता है कि जैसे वे सच की एक निरंतर खोज यात्रा कर रहे हों। मंगलेश डबराल उनकी कविताओं के बारे में लिखते हैं कि उनकी कविताओं का स्वर इधर सघन हुआ है और उसमें नई अनुगूंजें भी आई हैं। एक अलग स्वर उनकी विशेषता है। प्रकृति, रात, दिन, धूप, बारिश, समुद्र, पहाड़ी रास्तों से लेकर टेलीफोन, फैक्स मशीन, हेलीकॉप्टर और सन टैन लोशन जैसे आधुनिक जीवन के रूपकों तक आती जाती है कविता बाह्य और आभ्यंतर को जैसे संवेदना के सबसे जीवंत और नाजुक बिंदुओं पर मिलाने की कोशिश करती है। डबराल के अनुसार उसमें समकालीन जीवन का संवाद और समकालीन मन का अवसाद दोनों एक ही जगह सुनाई देते हैं। कवि आलोचक नंद किशोर आचार्य कहते हैं कि उनकी कविताएं किसी विचारात्मक खांचे में नहीं अटती और वह यह जानती है कि कविता में विचार करने और कविता के विचार करने में क्या फर्क है। मोहन राणा के लिए काव्य रचना की प्रक्रिया अपने आप में एक स्वायत्त रचना प्रक्रिया भी है। अगर मोहन राणा की कविताओं के बारे में बात करूं मैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी कविता आधुनिक कविता है और अपने समय और समय से आगे के सवालों से जूझती हुई कविता है। उन्होंने यूरोप के देश लगभग देख डाले हैं। वहां का इतिहास और मिथक उनको पता है। इन यात्राओं में कैमरे की तरह उनके साथ कविता भी चलती है जो शब्द चित्र बनाती रहती है। साथ ही उनके पास भारत का इतिहास और मिथक, उसकी स्मृतियां एक रेफरेंस बिंदु की तरह मौजूद है जो उनको एक परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है। आइडोहोवन में वो देखते हैं फिलिप्स कॉरपोरेशन की इमारत और याद ताजा हो जाती है फिलिप्स रेडियो की। उनकी सबसे बड़ी विशेषता प्रकृति के साथ उनका तारतम्य है। चिड़िया उनका प्रिय प्रतीक है। चिड़िया को लेकर उनकी कविताएं जैसे आत्मकथा के रूप में प्रकट होती हैं। कविता, डर नहीं है मुझे, पतझड़ के लाल रंग में मिल जाएगा मेरा रक्त, किसी और देश से, किसी और दिशा से फिर शुरू करूंगा उड़ान अपनी, तुम्हारे ही शब्दों से गढ़ती जीवन को। मैं इस दुनिया की चीज नहीं हूं, कुछ और कहना क्या उचित है अपने बारे में, इतना ही पर्याप्त है। कविता कुछ कहना। उनकी एक प्रमुख विशेषता उनकी तर्क पद्धति है जो साधारण नहीं है बल्कि असाधारण है। इस तर्क पद्धति की विशेषता यह है कि किसी चीज को उसके विस्तार और समग्रता में देखना। अगर हाथ में किताब है तो बात कागज की होगी और कागज से पेड़ तक पहुंचेगी। पेड़ और किताब के बीच संबंध स्थापित करती है यह कविता किताब का दिन। किताब का दिन, आज किताब का दिन, कितने पेड़ इन पन्नों के बीच। लंबी यात्रा इस एक किताब में शुरू होता है, यहीं कहीं बीच से कोई जंगल, छिपे हैं कई मौसम इसकी जिल्द में, अनजान सन्नाटे, कोई फड़फड़ाहट, चलती हुई कुल्हाड़ी, बिजली का आरा, हुश, यहां सोया है पेड़ मेरे हाथों में। उनकी कविताओं की तलाश मनुष्यता की तलाश और टुकड़े और खानों में बटे लोगों को देखकर उनकी कविता का स्वर फूटता है। मैं खुश हूं जब मनुष्य नहीं रहा, मुझे लोग मेरे रंग से पहचानते हैं, मेरे कद से मुझे जानते हैं, मेरी आयु को मापते हैं, मेरी आवाज को तोलते हैं। मैं खुश हूं अब जबकि बस एक जंतु हूं। कविता जैसे जन्म कोई दरवाजा। मानवीयता के तकाजे उनका पुल बनते हैं। जब वे सामाजिक सरोकार से जुड़ते हैं तो यह उस आदमी का जुड़ना है जो कोई वादी नहीं है, जिसके सरोकार राजनीतिक विचारधाराओं के समीकरण पर निर्भर नहीं करते। बामियान में गौतम बुद्ध की मूर्तियों के ध्वस्त करने को वे केवल पत्थरों का टूटना नहीं मानते, बल्कि आने वाले समय की आहट को कविता में दर्ज करते हैं।
उनकी भविष्य की सूंघने की शक्ति का प्रमाण है कविता बामियान। सुबह के उजाले में उदास शिलाएं बामियान की, बुद्ध के निष्कासन पर मैं दुख को बांटता हूं, पर इतना बड़ा यह है कि बट नहीं पाता। पत्थर थे तथागत, उन्हें वहां से हटा दिया गया। बामियान। सांप्रदायिक दंगों पर लिखी उनकी कविता को मैं ऐसे विषयों पर लिखी गई सबसे सशक्त कविता मानता हूं। कविता में आह्वान नहीं है, नारे नहीं है, जलजले नहीं है, गर्मी नहीं है, बस चंद सवाल है, मासूम सवाल। सवाल इंसानियत के तकाजों को लेकर है, सवाल इंसान के ज्वलंत सवालों से मुंह मोड़ने पर है। कविता जरा भी लाउड नहीं होती है और नारा बनने से बचकर कविता बने रहकर अंतरात्मा को झकझोरती है। क्या मैं लड़ूंगा? क्या मैं कुछ करूंगा? रोक कर पूछूंगा लौटते हुए हत्यारे से, इस सब का क्या कोई मतलब है? क्या वह मनुष्य न था जो अब नहीं लौटेगा घर अपने तुम्हारी तरह? वह अध्यापक था, वह साइकिल पर निकला कामगार था, और यही सोचते कर लूंगा पार सड़क। उनकी कविताएं सामाजिक सवालों से दो चार करती हैं, पर अगर एक मूल सवाल जो उनकी कविता में बार बार उभर कर आता है वह है बाजारवाद। उस पर उनकी गहरी निगाह। महाकावा के रास्ते में मचान बनाकर बैठा कवि बाजारवाद की सच्चाई को कुछ इस तरह से पकड़ता है। कविता है आर्गस कैटलॉग पढ़ते हुए। कैटलॉग अब तय करता है रुचियां, सुझाता उपाय। कविता भी अछूती ना रही उसकी छाया से, हर मौसम में छप कर आ जाता है उपभोक्ता महाकाव्य, पढ़ते पढ़ते आ जाती है नींद। उनकी कविताओं की मूल विशेषता उसकी द्वंद्वात्मकता है। वह सपाट न लिखते हैं न सोचते हैं, परत दर परत सच को खोजने का संयम उनकी कविता में मौजूद रहता है। सच की जटिलता के चलते कविता में घुमाव और द्वंद्वात्मकता स्वाभाविक है, पर सपाट बयानी उसका विकल्प नहीं है। मन की तहों में झूलते कुल बुलाते इन विचारों में वे कतर विरोध नहीं करते, बल्कि सभी विकल्पों को सामने रख देते हैं। उनकी कविता के मूल में बाहरी सवाल नहीं बल्कि अस्तित्व का सवाल है। होने और ना होने की जिज्ञासा है, होने को भी क्यों और किस तरह होने का सवाल है। यह सवाल आध्यात्मिक नहीं है बल्कि मानव जीवन के उत्स से जुड़े सरोकारों की पड़ताल है, और यह पड़ताल ज्यादातर उन्होंने प्रकृति के प्रतीकों के माध्यम से की। यह रक्त रंजित हाथ, खिड़की पर छाप जिसकी, यह खुशी जिसकी, यह चीख जिसकी, यह मृत्यु किसकी, एक साथ बोल पड़ती हैं दो आवाजें मेरे भीतर से, जैसे मेरे ही विरोध में अपना कहती हुई। कविता है दो आवाजें। कविता है तीन बातें। मैं सुबह उठा किसके लिए, अब सो जाऊंगा किसके लिए। कविता है अपना शहर। दिन खुलते कुहासे में गिरे फूल को देखकर सोचता यह अब कभी फल ना होगा, फिर ना जन्मेगा यह, बस यहीं तक कुआस अपना शहर। और अंत में मोहन राणा अपनी कविताओं को खुद ही इस तरह से परिभाषित करते हैं। बिना मुखौटे के पढ़ सकते हो तुम ये कविताएं, अंधेरे में भी दिख जाते हैं इनमें बंधे ये शब्द, रोशन की लड़ी की तरह उतार कर फेंक दो मुखौटों को दीवार पर। इन कविताओं में देख सकते हो तुम अपने को कहीं कोने में तस्वीर के, और कोई तुम्हें पहचान नहीं पाता है भीड़ में अपने पास। मैं भारत के इस शानदार प्रवासी कवि, मैं कहूंगा कि शीर्षस्थ प्रवासी कवि उनमें से एक मोहन राणा को इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे विचार से मोहन राणा, जब हम शमशेर की बात करते हैं, जब हम अज्ञे जी की बात करते हैं, जब हम कुंवर नारायण की बात करते हैं, उसी परंपरा के एक सिद्ध कवि हैं। उनके 8 से ज्यादा संकलन प्रकाशित हो चुके हैं,
उनकी इस असाधारण काव्य यात्रा के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी अगली मेहमान हैं ममता गुप्ता जी, जो कि बीबीसी हिंदी सेवा की पूर्व प्रसारक और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली की स्नातक होने के साथ ही एक लोकप्रिय गायिका भी हैं। ममता जी आज अचला शर्मा जी के रेडियो नाटकों पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगी। डॉक्टर अचला शर्मा कहानीकार हैं, कवित्री हैं और बीबीसी लंदन की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। सूरीनाम विश्व हिंदी सम्मेलन में ब्रॉडकास्टिंग में उत्कृष्ट योगदान के लिए वे सम्मानित हुई। उनके कहानी संग्रह जैसे बर्दाश्त बाहर, सूखा हुआ समुद्र और उनके रचित रेडियो नाटक संग्रह पासपोर्ट तथा जड़ें काफी चर्चित रहे हैं। तो ममता जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अचला शर्मा है। सबसे पहले तो विश्व रंग यूके 2020 के आयोजन में मुझे शामिल करने के लिए मैं वातायन के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगी। वातायन के साथ सहयोग करने वाली संस्था हिंदी समिति और विश्व हिंदी परिवार को धन्यवाद। जब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के कारण बैठकों और महफिलों पर ताला लग गया है, यूके में हिंदी भाषा और साहित्यिक गतिविधियों को जीवित रखने के आपके प्रयास विशेष रूप से प्रशंसनीय हैं। मैं मुख्य रूप से कहानियाँ लिखती हूँ, पर चूँकि मेरा कार्यक्षेत्र रेडियो रहा है और रेडियो नाटकों के प्रति मेरा विशेष रुझान रहा, इसलिए लंदन में बीबीसी हिंदी सेवा में अपने कार्यकाल के दौरान मैंने बहुत से नाटक लिखे, जो हर वर्ष के अंत में प्रसारित किए जाते थे। इनमें कुछ नाटक मेरी 2 पुस्तकों में संकलित हैं, पासपोर्ट और जड़ें। इनमें से ज़्यादातर नाटकों का निर्देशन परवेज़ आलम ने किया था। आज मैं अपनी पूर्व सहयोगी और मित्र ममता गुप्ता की विशेष रूप से आभारी हूँ, जिन्होंने इन पुस्तकों पर कुछ कहना स्वीकार किया। इनमें से कई नाटकों में ममता गुप्ता ने स्वयं अभिनय किया और कभी कभी निर्देशन भी। एक ख़ास बात और, ममता गुप्ता और मैंने अपने रेडियो करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो से की थी। ममता रेडियो नाटक विभाग में थीं और उन्हीं दिनों मैंने उनके लिए अपनी एक कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतर किया। बाद में मेरी एक और कहानी पर आधारित रेडियो नाट्य रूपांतर ममता ने खुद किया था। मेरा सौभाग्य है कि ममता और मेरा साथ बीबीसी में भी बना रहा। समाचारों की बोझिल और जटिल दुनिया से दूर साल में एक बार नाटक का प्रोडक्शन हम सब के लिए सुखद अनुभव हुआ करता था। मुझे बेहद खुशी है कि ममता गुप्ता ने विश्व रंग के इस आयोजन में मेरे नाटकों की विवेचना के लिए समय निकाला। आभार। शर्मा हिंदी साहित्य का एक जाना माना नाम है। उन्होंने अपने साहित्य सृजन की शुरुआत कहानियों से की थी, लेकिन जब 1977 में उन्होंने आकाशवाणी में प्रवेश किया तो आवाज की दुनिया से उनका परिचय हुआ। रेडियो का श्रोता होना एक बात है, लेकिन रेडियो प्रसारक होना बिल्कुल दूसरी। आप इस माध्यम की विशेषताओं और उससे उपजने वाली संभावनाओं को पहचानने लगते हैं। अचला जी के भीतर का कहानीकार जागा और उसने नाटक की नई विधा के माध्यम से अपने पात्रों और उनके अनुभवों को सजीव किया। इसमें कुछ हाथ मेरा भी रहा। मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से आकाशवाणी आई थी और नाटक विभाग में काम कर रही थी। सोचा क्यों ना अचला जी की कहानी का रेडियो रूपांतर किया जाए। पहला नाटक अजन्मा था और उसके बाद ये सिलसिला बीबीसी में जारी रहा। उन्हीं में से कुछ चुने हुए नाटक पासपोर्ट और जड़ें नामक पुस्तकों में छपे हैं। पासपोर्ट में उन नाटकों को संकलित किया गया है जो ब्रिटेन में बसे भारतीय मूल के लोगों, उनकी चिंताओं, भारतीय संस्कारों और विदेशी संस्कृति के बीच निरंतर जारी खींचतान और कहीं न कहीं पश्चिमी समाज में समायोजित होने की उनकी कोशिश के इर्द गिर्द घूमते हैं। जबकि जड़ें में संकलित नाटकों की जमीन भारत है, जहां बदलते मूल्यों, संयुक्त परिवार की समस्याओं, सामाजिक चुनौतियों, आतंकवाद, राजनीतिक दांव-पेच आदि पर बल दिया गया है। जहां तक नाटक लिखने का सवाल है, उसकी शुरुआत किसी विचार से होती है। उस विचार से कथानक तैयार होता है और कथानक के वाहक होते हैं पात्र। नाटक का आरंभ ऐसा होना चाहिए कि श्रोता का ध्यान आकर्षित करे और उसमें ये जिज्ञासा बनी रहे कि आगे क्या होगा। नाटक की विधा में संघर्ष प्रमुख होता है।
संघर्ष का बिंदु क्या है, ये लेखक तय करता है और उसके लिए दृश्य तैयार करता है। नाटक सपनों की सरहदें में अचला जी ने एक बड़े ज्वलंत विषय को उठाया है, प्रवास। आम भारतीयों को विदेश की समृद्धि बहुत आकर्षित करती है, इसलिए बहुत से लोग विदेश जा बसने की जुगाड़ करते हैं। चंद्रकांत ऐसा ही एक सीधा साधा युवक है जिसके मामा उसे इस इरादे से लंदन बुला लेते हैं कि उसकी शादी यहीं कर देंगे, जिससे उसे यहाँ बसने का अधिकार मिल जाए। संयोग से उसकी भेंट अमृता से होती है और वो भारत जाकर शादी कर लेते हैं, लेकिन ब्रिटिश इमिग्रेशन वाले उसे वीजा नहीं देते। अमृता को अकेले ही लंदन लौटना पड़ता है। दूसरी ओर कहानी का अंत एक ऐसी माँ की कहानी है जो बेटे के आग्रह पर लंदन आती है, लेकिन जल्दी ही स्पष्ट हो जाता है कि उसे घर बार और बच्चों को संभालने के लिए बुलाया गया है। उसे इसमें भी खुशी मिलती है, लेकिन जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो उसकी जरूरत नहीं रहती और उसका तिरस्कार होने लगता है। सुबह होने तक नाटक हमारे पुरुष प्रधान समाज में अपनी अस्मिता बनाने के लिए एक महिला के संघर्ष की कहानी। शिल्पा एक नामी दैनिक के संपादक के पद पर काम शुरू करती है, लेकिन पहले दिन से ही उसे अपने सहयोगी पत्रकारों के असहयोग का सामना करना पड़ता है। शिल्पा अखबार को एक नया रूप देना चाहती है जिससे उसकी प्रासंगिकता बढ़े। उसके सामने एक बड़ी चुनौती तब आती है जब एक वरिष्ठ सहयोगी एक ऐसी खबर लाते हैं जिससे प्रधानमंत्री कार्यालय तक की चूल्हे हिल जाए। मामला बाढ़ पीड़ित राहत कोष में हुए घोटाले का है। अखबार के मालिक को इसकी भनक मिल जाती है और वो शिल्पा को एक दूसरे पद का ऑफर देते हैं। शिल्पा त्याग पत्र दे देती है। अपना सच नाटक अयोध्या विवाद की पृष्ठभूमि में लिखा गया है। इसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह धर्म और उसे हवा देने वाली राजनीतिक ताकतें प्रवासी भारतीयों के बीच वैमनस्य पैदा करती हैं और उसकी आड़ में बहुत से लोग अपनी अपनी रोटियां सेकने लगते हैं। अचला शर्मा के नाटकों की विषय वस्तु बहुत व्यापक है। कहीं वो आम लोगों के जीवन में झांक कर देखती हैं, तो कहीं उनके मन मस्तिष्क में चल रहे द्वंद्व की परतें खोलती हैं। कहीं वो औरत की बेबसी और हताशा को गहराई से महसूस करती हैं, तो कहीं उसमें नया जोश फूंक कर उसे समर्थ बना देती हैं। कभी वो तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करती हैं, तो कभी आतंकवाद जैसे ज्वलंत विषय को समझने समझाने की कोशिश करती हैं। अचला शर्मा का नाट्य शिल्प निखरता है उनके पात्रों, क्योंकि रेडियो नाटक के वाहक तो उसके पात्र ही हैं। हर व्यक्ति के चरित्र के कई आयाम होते हैं, उसी तरह नाटक का हर चरित्र भी बहुआयामी होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर प्रीत नाटक की नायिका को लीजिए। वो लुधियाना के एक पंजाबी परिवार की लड़की है जो शादी होकर लंदन आती है और संयुक्त परिवार की बहू बनकर बहुत कुछ झेलती है। 2 बेटियां पैदा होने से उसका जीना और दूभर हो जाता है। फिर पति उसे मायके छोड़ आता है, लेकिन इस घोर निराशा के बीच वो संकल्प करती है कि वो अपने और अपनी बेटियों के अधिकार के लिए लड़ेगी। इसी तरह कहानी का अंत की सीधी सादी माँ अपने बेटे बहू के तिरस्कार के बाद तय करती है कि उसे ये सब झेलने की जरूरत नहीं है। उसका आत्मसम्मान जागता है और वो रास्ता ढूंढ लेती है। परिंदे के प्रोफेसर शंकर यूं तो एक जाने माने मनोविश्लेषक हैं और प्रवासियों के मन के भीतर भारतीय संस्कृति और पश्चिमी तौर तरीकों के बीच चल रहे उहापोह को अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन उनका अपना विगत भी कम जटिल नहीं है और कहीं न कहीं अकेलेपन की अनुभूति उन्हें भी सालती है। वो भी उसी पृष्ठभूमि की उपज है। रेडियो नाटक को सजीव और सार्थक बनाने के लिए लेखक के पास बस एक ही अस्त्र है, संवाद। नाटक के पात्र न केवल संवादों के माध्यम से कथानक को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि अपने चरित्र को भी उजागर करते हैं। सुबह होने तक नाटक में महिला संपादक की नियुक्ति से चिढ़े हुए 2 सहयोगी अपनी घटिया सोच और मानसिकता का परिचय कुछ इस तरह देते हैं। भट्ट: अम्मा उनकी बात छोड़िए उमेश भाई, ये बताइए कि ये कैसे आई, किस पार्टी की द्रौपदी हैं? उमेश: और किस दुर्योधन ने इसका चीरहरण किया है? उमेश: सीता तो नहीं लगती। भट्ट: सावित्री भी नहीं लगती। उमेश: मैंने तो सुना है सेठ रतन चंद की निजी पसंद है भाई साहब, पर्सनल चॉइस, क्या समझे? दूसरी ओर क्या चाहती है शिवानी की नायिका अपने पति को लिबरेशन फोर्स के एक बम हमले में खो देने के बाद बड़ी जोड़ तोड़ करके उसके प्रमुख से
इंटरव्यू करने पहुंचती है। कारण बताया है कि आतंकवाद पर किताब लिख रही है, लेकिन असली उद्देश्य है उस व्यक्ति का सामना करना जो उसके जीवन के अंधकार का कारण बना। इंटरव्यू के साथ साथ तनाव भी बढ़ता जाता है। कैप्टन अपने बम हमले की सफाई में कहता है कि उसके लिए वो तमाम लोग बेनाम बेचेहरा थे। इस पर शिवानी अपना संतुलन खो देती है। लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि अपने घर, अपने परिवार के लिए वो ना तो बेनाम थे न बेचेहरा। उनमें एक मेरा पति था, एक किसी का बेटा था, एक किसी के घर का इकलौता कमाने वाला था, एक किसी की बेटी थी, किसी की माँ थी, एक गर्भवती औरत थी, बच्चे थे। ये लोग तुम्हारे संगठन या तुम्हारे लक्ष्य के रास्ते में नहीं आते। ये महज मूक दर्शक थे। जवाब में कैप्टन आवेश में आकर कहता है, मूक दर्शक? यही उनका सबसे बड़ा गुनाह है। अपने अपने घरों की चार दीवारी में महफूज ये मूक दर्शक दुनिया में और लोगों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ मुंह क्यों नहीं खोलते? उन्हें सिर्फ अपनी रोजी, अपनी रोटी, अपने घर, अपनी बीवी, अपने बच्चों से मतलब है। बाकी दुनिया की कराहें उनके कानों में नहीं पड़ती। मूक नहीं, बधिर भी हैं ये लोग। रेडियो नाटक संवादों और ध्वनि प्रभावों की सहायता से श्रोता के मन में चित्र बनाता है। रेडियो की विशेषता यह है कि ये आपको अपने चित्र खुद बनाने को प्रेरित करता है। एक श्रोता के मन में जो चित्र उभरेंगे वे दूसरे श्रोता से अलग होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति की कल्पना शक्ति एकदम अलग है और व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है। अचला शर्मा अपने पात्रों की भाषा का विशेष ध्यान रखती हैं। उनकी भाषा उनके चरित्र और पृष्ठभूमि के अनुकूल होती है। एक घर की कहानी नाटक में स्कूल के अवकाश प्राप्त प्रिंसिपल परमेश्वर जी का संवाद सुनने से ही पता लग जाता है कहानी ब्रजभाषी प्रदेश की है। ब्रजेश, ब्रजेश, अपनी माँ से कहियो चाय भिजवा दें, बढ़िया सी, दूध में इलायची और पत्ती गेर के, समझे? कहियो चौबे जी आए हैं। अपना सच नाटक में लंदन में बसे एक मुस्लिम परिवार की जबान उर्दू है, तो वहीं लंदन में बसे एशियाई लोग हिंदी अंग्रेजी मिश्रित भाषा का प्रयोग करते हैं। अचला शर्मा के नाटकों में संस्कृतियों का मिश्रण दिखाई देता है, क्योंकि उनका एक सूत्र भारत से जुड़ा है तो दूसरा ब्रिटेन से। दोनों देशों के बहुसांस्कृतिक समाज की छवि, उससे जुड़े सवाल और समस्याएं, ये सब उनके सरोकार हैं। उनकी विशेषता यह है कि वो अपने हर पात्र की मनस्थिति को गहराई में जाकर समझने की कोशिश करते हैं। उनका उद्देश्य कोई फैसला सुनाना नहीं है, बल्कि उनको समझना है। वो एक संवेदनशील लेखिका हैं, इसलिए मानवीय विषयों पर उनकी पैठ बड़ी गहरी। वे रेडियो नाटक के माध्यम से न केवल ज्वलंत विषयों पर विचार करती हैं, बल्कि अपने श्रोताओं को भी सोचने पर मजबूर करती हैं। यही तो एक जिम्मेदार लेखक की पहचान है। चलते हैं हमारी अगली अतिथि डॉक्टर फ्रांचेस्का ओर्सिनी की ओर, जो कि सोआस लंदन विश्वविद्यालय में हिंदी एवं दक्षिण एशियाई साहित्य की प्रोफेसर हैं। फ्रांचेस्का जी बात करेंगी प्रोफेसर श्याम मनोहर पांडे के साहित्य पर। प्रोफेसर पांडे ओरिएंटल विश्वविद्यालय नेपल्स, इटली में हिंदी भाषा और साहित्य के भूतपूर्व प्राध्यापक रह चुके हैं तथा सोएस लंदन यूनिवर्सिटी आदि कई अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में प्राध्यापन भी कर चुके हैं। उनकी पुस्तक मुल्ला दाऊद कृत चंदायन 1379 सदी की प्रथम हिंदी प्रेमाख्यान का एक महत्वपूर्ण संस्करण एवं हिंदी विद्वता में एक मील का पत्थर मानी जाती है। फ्रांचेस्का जी, स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम फ्रांचेस्का ओर्सिनी है और मैं सोआस लंदन विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाती हूँ। मेरी दिलचस्पी आधुनिक और समकालीन हिंदी साहित्य में है, लेकिन साथ साथ उत्तर भारत के उत्तर भाषीय साहित्य के इतिहास में भी मैंने पिछले 10-15 साल में काम किया है और हाल में अवध या बल्कि पूरब के साहित्य के इतिहास पे किताब लिखी है, जो आशा है जल्दी आने वाली है। तो मैं अभी अपने यूके में रहने वाले मध्यकालीन हिंदी साहित्य में जो शायद सबसे बुजुर्ग और जाने माने
विद्वान है डॉक्टर श्याम मनोहर पांडे के बारे में, उनके काम के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ। एक ज़माना था जब हिंदी विभागों में पीएचडी की उपाधि के लिए विद्यार्थी पुराने पाठों का संपादन करते थे। खासकर बीएचयू या इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ऐसे सैकड़ों बहुमूल्य एडिशन तैयार हुए हैं, खासकर 1950-60 के दशक में। मगर आजकल हिंदी विभागों में कुछ महाकवियों को छोड़कर पुराने साहित्य पे काम बहुत कम लोग कर रहे हैं, जो कि बेहद अफसोस की बात है। पिछले 15-20 साल से प्री कॉलोनियल, मध्यकालीन या अर्ली मॉडर्न अंग्रेजी में लोग कहते हैं, 15वीं 18वीं सदी के दौर को लेकर उसके इतिहास पर बहुत नया और उत्तेजक दिलचस्प काम हो रहा है, जिसमें हिंदी विद्वान अपना योगदान दे सकते हैं, मगर कुछ अपवादों को छोड़कर, जिससे वे दूर ही रहे हैं अभी तक। लंदन में बसे हुए और कई दशकों तक नेपल्स, इटली में काम करने वाले डॉक्टर श्याम मनोहर पांडे ऐसी पुरानी पीढ़ी के विद्वान हैं जिनका काम अभी तक ताजा और बहुमूल्य है, और काम रुका भी नहीं है। पद्मावत का नाम सब लोग जानते हैं, उस पर पिछले साल काफी विवाद भी हुआ था फिल्म के चलते। मगर पद्मावत उस कथात्मक काव्य परंपरा की कड़ी है जिसकी शुरुआत लगभग 200 साल पहले मौलाना दाऊद ने चंदायनी लिखकर किया था। हाल में प्रोफेसर श्याम मनोहर पांडे ने चंदायन के उपलब्ध पांडुलिपियों की तुलना करके, कई फारसी लिपि में है, नया क्रिटिकल एडिशन तैयार किया है 2 भागों में। ये उनके जिंदगी भर की उपलब्धि है। मौलाना दाऊद ने अपनी कृति के लिए एक लोक कथा से प्रेरणा ली थी, जो कि भोजपुरी और अवधी और छत्तीसगढ़ी में कई नामों से जानी जाती है, लोरिक, चनैनी वगैरह, और अहीरों के बीच में बहुत प्रचलित गाथा रही है। लोरिक एक अहीर है, योद्धा है, और उसको विजय देखकर गोवर के स्थानीय राजा की बेटी चंदा को प्यार हो जाता है। वे साथ भाग जाते हैं। लोरिक अपनी प्रतिद्वंदियों को हरा देता है, मगर उनकी पहली पत्नी मैना का विरहपूर्ण बरामासा सुनकर वे दोनों वापस लौटते हैं। लोक गाथा में लोरिक के कई और एडवेंचर्स हैं, मगर दाऊद ने कहानी का पहला ही हिस्सा लिया अपनी रचना के लिए, अपनी चंदायन के लिए। उन्होंने लोरिक को चेला बनाया, जो चंदा यानी रोशनपुर चांदनी को प्राप्त करने के लिए घर को छोड़कर योगी बन जाता है। सूफी प्रेमाख्यानों या प्रेम कथाओं की परंपरा शुरू करने वाली चंदायन में कहानी 2 स्तरों पर चलती है, लौकिक और आध्यात्मिक। तो लोरिक प्यार करता है, लेकिन प्यार करने के सिलसिले में वो घर छोड़कर अध्यात्म के पथ पर चला जाता है, कदम रखता है। अपने समय में चंदायन बहुत लोकप्रिय रचना रही, बल्कि हिंदी की पहले सचित्र पांडुलिपियां चंदायन की ही मिलती हैं कई शैलियों में, यानी उनकी ख्याति काफी फैल गई थी। जॉन रायलैंड्स लाइब्रेरी मैनचेस्टर के वेबसाइट पे जाकर देखिए, तो उनके पास फारसी लिपि की 16वीं सदी की बहुत सुंदर पुरानी पांडुलिपि है। और जब लोरिक गोवर के राजा के दुश्मन को हरा देता है और राजा उसके लिए बहुत बड़ा भोजन तैयार कराता है, उसका वर्णन कई छंदों तक चलता है। और जॉन रायलैंड्स की पांडुलिपि की तस्वीरें लाजवाब है। उसमें तरह तरह के पकवान, तरह तरह के चावल वगैरह, फल, सब्जी, बहुत मजेदार तस्वीरें हैं। पांडे जी की रिसर्च का दूसरा भी अनोखा पहलू ये रहा है कि उन्होंने न केवल पुरानी पांडुलिपियों और कथाओं पर काम किया,
मगर कुछ 40 साल पहले खुद गांव-गांव जाकर लोक कलाकारों के मुंह से लोरी, चनैनी लोक गाथाओं को रिकॉर्ड किया, फिर उनका लिप्यंतरण किया, फिर उनको अनुवाद के साथ छापा। तो ये लोरी की है और ये चनैनी। तो उसमें पाठ भी है और फिर अनुवाद भी है। ऐसा काम और ऐसे बड़े पैमाने पर मेरी जानकारी में हिंदी में और किसी ने आज तक नहीं किया है। उसके आधार पर पांडे जी दाऊद की रचना और लोरी की लोक गाथा के बीच में जो तुलना की है, वो हम साहित्य के इतिहासकारों के लिए सचमुच बहुमूल्य है। उससे हमें पता चलता है कि सल्तनत के जमाने में 14वीं सदी के अंत में हिंदी साहित्य की शुरुआत कैसे हुई। दाऊद जैसे सूफी कवि ने अपनी रचना को लोक परंपरा को आधार बनाकर कैसे बनाई, मगर उससे हटकर भी कैसे उन्होंने अपनी रचना को साहित्यिक काव्यात्मक बना ली। अपने कई दशकों के अथक काम के लिए हम सब लोग प्रोफेसर डॉक्टर श्याम मनोहर पांडे के आभारी हैं। नमस्कार। धन्यवाद फ्रांचेस्का जी। अब आपसे अनुरोध करूंगी कि आप हमें शेफाली फ्रॉस्ट की कविताओं और उनके साहित्य के बारे में बताएं। दर्शकों, शेफाली जी ने बाथ स्पा यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स से लेखन, फिल्म निर्माण का अध्ययन करने के पश्चात BBC चैनल 4, डिस्कवरी जैसे शीर्ष के चैनलों के साथ लंबा अनुभव प्राप्त किया। फिल्मकार सईद मिर्जा के साथ लेखन, सहायक निर्देशन में भी योगदान दिया तथा कई स्क्रीन प्ले, लघु फिल्म निर्देशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त किए। इसके साथ उन्होंने लेखन व अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा का अध्यापन भी किया और सामाजिक तहरीकों के साथ उनका सतत जुड़ाव रहा। शेफाली जी देश और विदेश में एकल गायन कॉन्सर्ट्स के लिए भी प्रख्यात हैं। उन्होंने हिंदी तथा अंग्रेजी में लगातार लेखन का कार्य जारी रखा और उनका कविता संकलन अभी मैंने देखा प्रकाशित हुआ। तो फ्रांचेस्का जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। मैं विश्व रंग के यूके आयोजन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपने इस प्रोग्राम में मेरे लेखन पर चर्चा की, और मैं ख़ास तौर पर फ्रांचिस्का उर्सिनी साहिबा की बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतनी गहराई और धैर्य से मेरे काम को देखा और ये विवेचना की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मेरा नाम फ्रांचेस्का उर्सिनी है और मैं सोआस लंदन विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाती हूँ, हिंदी की प्रोफेसर हूँ और पिछले 34 साल से हिंदुस्तान आ रही हूँ और हिंदी साहित्य पे काम कर रही हूँ। अभी मैं आपको शेफाली फ्रॉस्ट की कविता संकलन अभी मैंने देखा के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। वैसे यूके में हिंदी लिखने वाले कई लोग हैं, मगर अक्सर वे काफी बुजुर्ग होते हैं। नई पीढ़ी का स्वर आपको या तो गीतकारों और गाने वालों में मिलेगा या फिर अंग्रेजी लेखन में। नई पीढ़ी के कवियों में सशक्त नया स्वर है शेफाली फ्रॉस्ट का, जो हिंदी और अंग्रेजी में कविता करती हैं और साथ ही उर्दू शायरी भी गाती हैं। ये अपने में काफी दिलचस्प बात है कि उनके अंदर ये अलग अलग काव्य भाषाएं कैसे पनपती हैं, कैसे एक दूसरे से अलग रहती हैं या जुड़ती हैं। खैर, उनका पहले काव्य संकलन अभी मैंने देखा 2017 में छपा था और हाल में दूसरा संकलन छपने वाला है। अभी मैंने देखा कि बहुत अच्छी और सटीक आलोचना पहल पत्रिका में छपी है सुनीता गुप्ता की, तो आप ऑनलाइन उसको पढ़ सकते हैं। अभी मैंने देखा कि कुछ कविताएं राजनीतिक तेवर की हैं। वैसे शीर्षक सीधे राजनीति से जुड़े हुए हैं,
मगर कविताएं सीधे तौर पर प्रहार नहीं करती हैं, उनमें बल्कि कई आवाजें गूंजती हैं, जैसे निकालो ये झुंड का झुंड दूसरों का, खाल के बाल की, और दबा डालो एक एक कसर नाखून के बीच, चढ़ा दिया कैसे सर पर हमारे ये खाया हुआ गुस्सा, ये पिए हुए आंसू। तो ये एक स्वर है जिसका जवाब फिर कविता में आपको मिल जाता है। है तो वही पर वैसे नहीं। कविता व्यंग से अपनी बात सामने रखती है। मुसलमानों के तथाकथित खैर खा कहाँ तक असलियत से रूबरू होना चाहते हैं और कहाँ तक सिर्फ अपने ही वहम में रहना चाहते हैं। हाँ, बात करो ना उनकी प्लीज। वो पुरखे तुम्हारे ईरान से, तुरान से, गोरे चमकीले ब्राह्मण तुम्हारी जात के, सुना है उनकी बीवियों ने पर्दा नहीं किया कभी, है ना? बुर्का पहनती हैं। कौन? अम्मी मेरी। रियली? पर हाउ कैन यू अलाउ दैट? अलाउ मतलब उनकी मर्जी। ज्यादातर कविताएं देखने, दृष्टि से ताल्लुक रखती हैं। ये रास्ते में, चौराहे, मेट्रो स्टेशन या पड़ोस में देखे हुए ऐसे लोगों और डिटेल्स को गौर देखकर पकड़ती हैं जो बहुत परिचित भी हैं, मगर जिन पर अक्सर हमारी नजर फिसलकर टल जाती है। दृश्य छोटे छोटे हैं, झलकनुमा, मगर एक दूसरे से जुड़कर एक पूरा ढांचा खड़ा कर देते हैं जो सवाल बन जाता है। जैसे क्या कविता में, जो पहली कविता है संकलन की। क्या ये चौराहे पर सिकविटाई हुई औरत हरे कंटोप में संभाले दूध मुन्हा बच्चा हार सकती है अपने 5 पति लाल बत्ती के जुए में? उतार सकती है गले में बंधा रजगों का तमगा? बढ़कर आगे उलट सकती है अमरूद वाले का ठेला, 2 रुपए का एक दो, वरना शोर मचाऊंगी। तुम लुटेरे हो, छीन रहे हो बच्चे से मेरे पेड़ पर झूलने का हक, और मेरे पेड़ पर झूलने का हक और टहनी पर लटक जाने का हक, जो सिर्फ मेरा है। उड़ सकता है क्या राजीव चौक पर चीरकर मेट्रो की छत, पीली लाइन की भीड़ में अटका वो मॉल में टाइल पोंछने वाला लड़का जिसने आज लड़की देखी नवेली, जो हवाई जहाज में बैठकर जा रही है सिंगापुर सदे हुए माँ बाप के साथ, जहां वो ढंक लेगी उबासियों से अपनी आईफल टावर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, और वे जितनी भी इमारतें हैं जिन्हें देखा है उस लड़के ने पोनी ट्रेवल्स के पर्चे में पहले फ्लोर के एक एक्सेलरेटर से निकलते ही बास्किन रॉबिन के बाजू वाले बाथरूम के पास। वो आदमी मुंह से निकालता हुआ झाग जो खड़ा है हाथ लपेटे उखड़ी दीवार से प्लास्टर से, जिसके शरीर का निचला हिस्सा गीला हो रहा है और जो अब नहीं सोचना। सड़क पार करती धानी साड़ी वाली औरत उसे देखकर मुंह बिचका रही है। कैसे कहे उस बड़ी गाड़ी वाली आदमी से, तेल लगी मुस्कान से तुमने दिल नहीं खींचा मेरा, भर दिया बस्ते में मेरे वो ढेर सारा क्रोश जो काफी था पहनने के लिए कल, आज उतर रहा है सड़कों पे उनींदा, सैकड़ों पहियों की मशक्कत के बाद, टेम्पो के पिछवाड़े में, पहिए की रौंद में, कॉफी की दुकान में, शनि के दान में। ये सब दृश्य बीच में आ चुके हैं। शनि के दान में, अमरूद के पेड़ में, मेट्रो की चेन में भीड़ इतनी है, लेकिन आदमी कुल्ला करे कि तकरार, प्यार करे कि मन भर सिंदूर डालकर ताकता रहे आसमान। निगल जाता है ये शहर, खिड़की से आंख, दरवाजे से धड़, अकेले ही अकेले, अलग ही अलग। अंत में 2 कविताएं। एक मोटी औरत चंद पंक्तियों में एक पूरी जिंदगी जैसे पकड़ लेती है, उसका निचोड़ सामने रखती है। एक खास क्षण में
जब औरत जवान नहीं रही बल्कि बूढ़ी भी नहीं हुई है और अपने पुराने अरमानों, पुरानी आदतों और रोजमर्रा की जिंदगी के साथ अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य को देखती हैं। मोटी औरत जिसकी गर्दन बांट रही है टैल्कम पाउडर की लकीरों से, कलफ लगी हरी साड़ी में लिपटी पोंछती है पसीना चेहरे कर, फाउंडेशन में घुला, खरीदती है सड़क पर सूती रुमाल 10 रुपए में 4। वो मोटी औरत जिसे नहीं पता कब लड़की से आंटी, आंटी से माताजी हो गई। रिक्शे वाला भी पूछता है आंख भर कर उससे, भार ज्यादा होगा तो दाम बड़ा लगेगा ना माई। जिसके टखनों में कालिख है घिसी हुई पाजेब की, छिपाती है बिवाई छितरी हुई चप्पल में डॉक्टर शॉल की। वो मोटी औरत जिसने पान मसाला खाना शुरू नहीं किया अब तक, गुड़गांव शहर में मॉल के बाहर कर रही है इंतजार जवान बेटी का, जिसे लेकर अंदर सजता हुआ देखेगी अपने आप से बिल्कुल अलग। जिसे थोड़े से समय के लिए घर में रुक जाना था, थोड़े समय के लिए घर में रुक जाना था, जिसके बढ़ते बच्चों को अंग्रेजी मीडियम पढ़ाई में डूब जाना था और इसे भी कहीं सपने की राह निकल जाना था। वो मोटी औरत जिसके काम करना बंद कर चुके अंग उगल रहे हैं आग, 50 साल की उम्र तक उसे निचोड़ लेने के बाद लौटती है टाइल लगे ठंडे फर्श पर। कितना खूबसूरत दृश्य है। लौटती है टाइल लगे ठंडे फर्श पर ग्रुप हाउसिंग के मकान में हर दोपहर अकेली, काम वाली के चले जाने के बाद। जिसकी मांग के 2 पार उभर रही हैं लकीरें सफेद रंग सी की सपाट, पोत लेती है रंग हर नए पर अपने काला और खुशबूदार, तो हर अपने नएपन पर काला रंग पोतती है जो खुशबूदार है लेकिन ढक लेता है अपने हर रंग को। वो मोटी औरत जो चिपचिपी कंघी से काटती है बाल, सजती है चाय के प्याली में गरम पोहे के साथ, उसके साथ टीवी देखता है। 33 साल पुराना दफ्तर से लौटा अफसरनुमा अजनबी हर शाम तो सजती है, शाम को फिर भी सजती है चाय के प्याली में। और लेकिन 33 साल पुराना अफसरनुमा पति जो अजनबी है, जो अजनबी अभी भी अजनबी है, जिसकी हिलती खाल पर खींच गए हैं लिसटती उम्र के नाखून, जो कपड़े उतारती है दरवाजे के पीछे अपनी ही नजर बचाकर हर रात। वो मोटी औरत देती है अपनापन उस चुने हुए अजनबी को, बत्ती बुझाकर धुली चादर में छुपाकर मांगे जाने पर कभी कभार। और आखिर में एक और कविता, लो वोल्टेज का मकान। छोटी सी कविता है जिसका एक एक शब्द एक समूचा दृश्य उकेरता है और जिसके हर एक शब्द में कुछ कुछ छुपा हुआ भी है। लो वोल्टेज के मकान। आसमान एक लकीर है पीली, आसमान एक लकीर है पीली, चढ़ गई है तलुओं से घुटने की कगार तक। बचा नहीं उजाला खिड़कियों के पास जो सुलगा दे बाकी की जांग, निकल जाए धड़कती हुई वो लो वोल्टेज के मकान से। कौन उठकर दरवाजा खोले? बैठे हैं बेंट की कुर्सियों पर अंधेरे, जी रहे हैं बुझे कमरों में बिना आवाज किए कुछ लोग। जांग में वो इच्छा, जांग एक शब्द है लेकिन उसमें इच्छा छुपी हुई है जिसके निकलने का रास्ता मकान के दरवाजे की तरह बंद रहता है। तो आप शेफाली फ्रॉस्ट की कविताएं जरूर पढ़ें, धीरे धीरे और बार बार। शुक्रिया।